Hello student, welcome to our YouTube channel Boring Math. So in this video we will solve a problem of SESANET June 2025. So ये क्वेश्चन पार्ट सी में पूछा गया था और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. ओके सो इस क्वेश्चन को हम पहले समझेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे. सो क्वेश्चन में क्या है कि लेट एफ बी एन इंटर फंक्शन देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. सो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन में ये बोला है कि ऑप्शन में कुछ कंडीशन गिवन है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एफ जेड फंक्शन कांस्टेंट होगा कि नहीं ये पूछा है क्वेश्चन ऑप्शन में. सो सॉल्यूशन में आने से पहले ना हम एक रिजल्ट है उसको देख लेते हैं. रिजल्ट क्या है कि इफ एफ जेड बी आर एंटायर फंक्शन, एंटायर पीरियोडिक फंक्शन विथ टू एल पीरियड्स ओवर आर, देन एफ जेड इज कांस्टेंट. सो ये रिजल्ट ये कैसे ये कांस्टेंट हो जाता है उसको हम बाद में देखेंगे. पहले ऑप्शन में आते हैं आप. सो फर्स्ट ऑप्शन में है इफ एफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस वन फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी. मतलब एफ के पास पीरियड है वन, अगर एफ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड वन है तो एफ कांस्टेंट हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. अगर मैं ई टू द पावर 2 पाई आयटा जेड ले लेता हूं तो ये फंक्शन एंटायर है और पीरियोडिक भी है, ओके, विथ पीरियड वन, बट ये फंक्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं होता. सो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा. अब यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है उसमें बोल रहे हैं कि एफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस वन इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस आइटा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी. इसका मतलब एफ के पास वन एंड आइटा दो लीनियरली इंडिपेंडेंट पीरियड है, वन एंड आइटा. सो ये दो पीरियड है और ये दो पीरियड ओवर आर पे लीनियरली इंडिपेंडेंट पीरियड है. और हमने जो रिजल्ट देखा उस रिजल्ट के हेल्प से मैं ये कह सकता हूं कि ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. अब ऑप्शन 4 में आते हैं. ऑप्शन 4 क्या है कि इफ एफ इज ए नॉन कांस्टेंट फंक्शन देन एफ ऑफ 1 बाई जेड हैज ए पोल एट 0. इसके लिए मैं एफ जेड को ऐसा ले लेता हूं कि ई टू द पावर जेड. सो एफ ऑफ 1 बाई जेड कैसे बनेगा, ई टू द पावर 1 बाई जेड. ओके, सो एफ ऑफ 1 बाई जेड ये जो फंक्शन है इसके पास जेड इक्वल टू 0 पे इसेंशियल सिंगुलरिटी होता है. इसके पास इसेंशियल सिंगुलरिटी होता है बट इसके पास जेड इक्वल टू 0 पे पोल नहीं होता. सो ये ऑप्शन भी फॉल्स हो गया. अब ऑप्शन 3 में आते हैं. ऑप्शन 3 में बोल रहा है कि एफ ऑफ 1 बाई जेड हैज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट 0 देन एफ इज ए कांस्टेंट फंक्शन. सो अगर एफ ऑफ 1 बाई जेड इसके पास अगर रिमूवेबल सिंगुलरिटी है एट 0 पे, इसका मतलब है कि लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 बाई जेड वो एग्जिस्ट करेगा, ओके, और उसका वैल्यू कुछ फाइनाइट एग्जिस्ट करेगा और वो फाइनाइट होगा, जो कि मैं मान लेता हूँ कि ये इसका लिमिट जो है वो एल हो रहा है. ओके, सो यहाँ पे मैं अगर w इक्वल टू 1 बाई जेड लेता हूँ, सो w टेंड्स टू इनफाइनाइट पे लिमिट w टेंड्स टू इनफाइनाइट f ऑफ w जो होगा वो l होगा. इसका मतलब क्या है कि f जो फंक्शन है, f जो फंक्शन है वो बाउंडेड है. सो बाउंडेड ओवर c. ये क्यों होगा, क्योंकि मैं ऐसा ले लेता हूं जो c है वो जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं. जहां पे w1 है कुछ इस टाइप से, w बिलोंग्स टू द कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर दिस इज लेस और इक्वल टू r, दैट इज r रेडियस का सर्कल, और w2 इक्वल टू सच दैट दिस इज कैपिटल है. मतलब मैं पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. एक तो ये पार्ट जो कि कॉम्पैक्ट है और एक दूसरा पार्ट आउटसाइड ऑफ द सर्कल. सो यहाँ पे w1 में एफ फंक्शन जो था वो एंटायर फंक्शन था, मतलब एफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. अगर एफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ओवर एक कॉम्पैक्ट सेट, मतलब एफ फंक्शन बाउंडेड है.
मतलब एफ फंक्शन बाउंडेड हो गया ओवर W1 में, राइट। और W2 में जब जो R है वो टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, मतलब जो W टेंड्स टू इनफाइनाइट पे हमारे पास जो फंक्शन का लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन अनबाउंडेड नहीं हो रहा है जब W टेंड्स टू इनफाइनाइट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एफ फंक्शन जो होगा वो बाउंडेड हो जाएगा ओवर W2 में भी। इसका मतलब दोनों को मिला के मैं बोल सकता हूँ कि एफ फंक्शन बाउंडेड है ओवर सी पे। अगर एफ फंक्शन बाउंडेड है ओवर सी पे और हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि एफ फंक्शन एंटायर है, इसका मतलब ये है कि एफ जो होगा वो कांस्टेंट होगा बाय लिविलस थ्योरम। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास जो रिजल्ट है ना वो कैसे आता है उसको हम देखते हैं एक बार। हमने रिजल्ट क्या लिखा था कि ऐसा लिखा था। सो हमारे पास जो फंक्शन है ऑप्शन 2 में, तो हमारे पास जो पीरियड था वो 1 and I था, राइट। सो यहाँ से मैं एक लैटिस डिफाइन करूंगा m प्लस एन आइटा, जहाँ पे m एंड n जो है वो इंटीजर पे बिलोंग्स कर, और एक फंडामेंटल पैरेललोग्राम ले लूंगा। फंडामेंटल पैरेललोग्राम कंसीडर करूंगा P, जहाँ पे x 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1 एंड 0 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन 1। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे ये फंडामेंटल पैरेललोग्राम का एक कॉन्सेप्ट होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। अगर दो लीनियर इंडिपेंडेंट मेरे पास पीरियड है तो मैं एक लैटिस डिफाइन कर सकता हूँ और एक p डिफाइन कर सकता हूँ। जहाँ पे क्या होगा, ये जो p है मतलब कुछ इस तरह से, यहाँ पे p है, सो मेरा जो फंक्शन है f, ओके। सो f फंक्शन इंटायर फंक्शन है। f फंक्शन इंटायर है मतलब कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब ये है कि f जो होगा वो बाउंडेड होगा ओवर p क्लोजर में, क्योंकि p जो है वो बाउंडेड है। p जो है वो एक बाउंडेड है तो उसका क्लोजर जो होगा वो एक कॉम्पैक्ट सेट होगा, और कॉम्पैक्ट सेट में कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बाउंडेड होता है। ओके, अब यहाँ पे p क्लोजर में तो फंक्शन बाउंडेड हो गया, ठीक है, बट वो r थ्रू आउट द कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे बाउंडेड हो रहा है, राइट। इसके लिए अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर चूज कर ले, z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सो से ओके, सो लेट z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। सो z को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस आइटा बी। अब ये जो a प्लस आइटा बी है ना, इसको मैं ये लैटिस और p के कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। कैसे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m प्लस एन आइटा प्लस x प्लस आइटा y, जहाँ पे m जो होगा वो इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a, n इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ b, x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a और y इक्वल टू b। सो इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो मैं ये जो फंडामेंटल पैरेललोग्राम है उसको मैं ट्रांसलेट करके यहाँ पे भेज दूंगा, ओके। और ये कैसे आता है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया तो थोड़ा सा कम कर देता हूँ। सो ऐसे मैं इस फंडामेंटल पैरेललोग्राम को इसमें ट्रांसलेट कर सकता हूँ। ये कैसे होगा, ये एल के लिए होगा, ओके। ये जो लैटिस है उसके हेल्प से मैं इस फंडामेंटल पैरेललोग्राम को ट्रांसलेट करके यहाँ पे ले आऊंगा, और सिमिलर तरीके से यहाँ पे एफ जेड जो होगा वो बाउंडेड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे p में जो भी वैल्यू था यहाँ पे फंक्शन पीरियोडिक है, इसका मतलब यहाँ पे भी सेम वैल्यू यहाँ पे देगा, फंक्शन पीरियोडिक है इसलिए।
तो यहाँ पे P में फंक्शन बाउंडेड था, तो ये जो पैरेललोग्राम है उसमें भी फंक्शन बाउंडेड होगा। तो इसी तरह से हम कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर उठाएंगे तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अगर मैं यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूँ Z2, तो यहाँ पे ये जो पैरेललोग्राम है उसको मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर दूंगा। तो ऐसे थ्रू आउट द कॉम्प्लेक्स प्लेन एफ जेड जो होगा वो बाउंडेड बन जाएगा। ओके, सो एफ जेड बाउंडेड ओवर कॉम्प्लेक्स, और मेरे पास एफ जेड क्या था, एंटायर था, तो यहां से दोनों मिला के मेरे पास एफ जेड जो होगा वो कांस्टेंट आ जाएगा बाय लिविलस थ्योरम। ओके, सो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। सो हमारा जो आंसर आ जाएगा, ओके, आंसर जो है वो है 2 and 3 are the correct answer. So hope you understood this problem. If you have any doubt, let me in the comment. If you feel it is helpful for you, so please like, share and subscribe. Thanks for watching.